Hello everyone, this is Ghulam Furqan Siddiqui and you are watching my YouTube channel NEET Career Institute। तो आप अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको बायोलॉजी में जो भी डाउट है, किसी भी चैप्टर में जो भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे शेयर कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे internal structure of the muscle। Let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction। तो अब हम मसल के mechanism of contraction को और relaxation को समझने के लिए मसल के internal structure को डिटेल में स्टडी करेंगे। Each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of the muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia। हमारी जो मसल है तो वो बहुत सारे मसल बंडल्स या फेसिकल्स से मिलके बनी हुई होती है। अब ये जो बहुत सारे मसल बंडल्स और फेसिकल्स है तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किसके ज़रिए? बाय अ कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर फेशिया। तो एक कॉमन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जेली लाइक होती है, वाइट कलर की, जो कि कोलाजन फाइबर से मिलके बनी हुई होती है। तो उससे मसल बंडल्स जुड़ेंगे, तो जो कोलाजिनस लेयर है उसको कहते हैं हम फेशिया। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ द मसल फाइबर्स। अब ये जो हमारे मसल बंडल्स है तो ये भी बहुत सारे मसल फाइबर्स के से मिलकर बनी हुई होती है। तो अब हम देखेंगे कि मसल्स किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। सो एनसीईआरटी की डायग्राम ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं थी तो मैंने उसकी जगह ये डायग्राम डाली है। सो इस डायग्राम से आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इनर टू आउटसाइड मसल के जाएंगे। तो सबसे पहले मसल का जो सबसे बेसिक यूनिट है जिससे मिलके मसल बनी हुई होती है वो है मसल मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। उसको हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। अब ये जो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट है, ये बहुत सारे मायोफिलामेंट्स एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होके मसल फाइबर और मसल सेल बनाएंगे। फिर बहुत सारे मसल फाइबर और मसल सेल्स मिलके फैसिकुलस और फैसिकल या मसल बंडल बनाएंगे। अब ये एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं? ये एक दूसरे से कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए, जो हमने पढ़ा है ऊपर फेशिया, उससे मिलके बने हुए होते हैं, जो कि डिवाइडेड है इनटू द आउटर मोस्ट एपीमाइसियम, द मिडल पेरीमाइसियम एंड द इनर मोस्ट एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम सबसे आउटसाइड, पेरीमाइसियम बीच में और एंडोमाइसियम सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। ये तीनों क्या है? ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स है। अब मसल्स के अंदर नर्व फाइबर्स भी हमको मिलेंगे। नर्व फाइबर्स जो कि ब्रेन से इम्पल्स लेके मसल्स के पास आएंगे, मसल्स से सिग्नल्स लेके ब्रेन को जाएंगे और ब्लड वेसल्स भी हमारी मसल्स में प्रेजेंट होंगी। मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोप्लेमा इनक्लोजिंग दी सार्कोप्लाज्म। सो अब देखिए, जो हमारा एक पर्टिकुलर सेल होता है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो मसल फाइबर और मसल सेल है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। और जो हमारे सेल में जैसे साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल फाइबर इस सिंचिशियम, सिंचिशियम यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। सिंचिशियम यानी कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल सेल में। वन सेल दैट हैड मैनी न्यूक्लियाई। अगर हम नॉर्मल सेल को देखेंगे उसके अंदर बेसिकली एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मसल फाइबर है वो सिंचिशियम है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। तो अब जैसे कि हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे ही मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जो कि कैल्शियम आयंस को Ca डाई पॉजिटिव आयंस को स्टोर करके रखेगा। और ये कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of the large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments और myofibrils। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो मसल फाइबर और मसल सेल है
तो ये भी बहुत सारे मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। तो अब ये जो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट होता है, तो इसके ऊपर अल्टरनेट आपको डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स नजर आएंगे। पहले एक डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर एक डार्क बैंड, फिर एक लाइट बैंड, जब आप उसको स्टडी करेंगे। A detailed study of myofibrils has established that the striated appearance is due to distributional pattern of two important proteins, the actin protein and the myosin protein. तो अब जब हम मसल फाइबर मायोफिलामेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो डार्क और लाइट बैंड्स अल्टरनेट एक के बाद एक हमको दिखाई दे रहे हैं, ये दो प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। एक है एक्टिन प्रोटीन, दूसरा है मायोसिन प्रोटीन। The light band contained actin and is called as the I band or isotropic band, whereas the dark band called A band or anisotropic band contains myosin filament, myosin protein. So अब देखिए जो एक्टिन है, एक्टिन प्रोटीन, तो ये आई बैंड या फिर अनआइसोटॉपिक बैंड के अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि मायोफिलामेंट के लाइट पार्ट में होगा, उसको लाइट अपीयरेंस देगा। लेकिन जो मायोसिन प्रोटीन है तो वो ए बैंड और अनआइसोटॉपिक बैंड के अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि उसको डार्क अपीयरेंस देगा। बोथ प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफिलामेंट। सो जो दोनों प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, तो रॉड जैसे एक दूसरे को पैरेलली अरेंज, रॉड अगर हम एक के ऊपर एक रॉड को पैरेलली अरेंज करें तो कैसे बन जाएगा, तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्जिट्यूडिनल टू द एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। तो ये एक दूसरे से भी पैरेलली अरेंज होंगे और जो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट है उसमें भी पैरेलल अरेंज होंगे। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, हैंस आर कॉमनली कॉल्ड एज द थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा एक्टिन फिलामेंट होगा तो वो थिन होगा, पतला होगा, एज़ कम्पेयर टू दी मायोसिन फिलामेंट जो कि थिक होगा, मोटा होगा। देयरफॉर एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट भी कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट। तो अब जो आई बैंड है हमारा, जिसके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है, तो ये एक्टिन फिलामेंट एक इलास्टिक फाइबर जो होता है जेड लाइन, जो कि स्ट्रेट होता है ऐसे, उससे ये जुड़े होते हैं। द थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन, यानी कि जो हमारे एक्टिन फिलामेंट और थिन फिलामेंट है वो जेड लाइन से अटैच होंगे। द थिक फिलामेंट इन ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल of this band by a thin fibrous membrane called as the M line। तो जो हमारे थिक फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट है तो वो भी एक M लाइन जो कि फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है उससे जुड़े होंगे। ये देखिए, ये है हमारा A बैंड, ये है हमारा I बैंड। तो A बैंड बेसिकली क्या है, मायोसिन फिलामेंट जहाँ से शुरू होगा और जहाँ पे ख़त्म होगा उतना ए बैंड है। फिर ऐसा हिस्सा जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट आएगा, मायोसिन नहीं आएगा, वो है आई बैंड। अब जो एक्टिन फिलामेंट है तो वो किससे जुड़े हुए हैं, जेड लाइन से। वैसे ही जो मायोसिन फिलामेंट है तो वो जुड़े हुए हैं एम लाइन से। डायग्राम में दिया नहीं है, मैंने ऐड किया है कि वो एम लाइन से जुड़े हुए हैं। अब हमारे मसल फाइबर का ऐसा हिस्सा जिसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट आएगा। अब देखिए, जो ए बैंड है तो ए बैंड में एक्टिन भी आ रहा है, मायोसिन भी आ रहा है। तो ऐसा हिस्सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन आएगा उसको हम कहते हैं एच जोन। और वो हिस्सा जो कि दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट है इज़ नोन एज दी सार्कोमियर। और जो सार्कोमियर है तो ये याद रखिए हमारे कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक यूनिट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। तो जो ए बैंड और आई बैंड, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा, अल्टरनेटिवली अरेंज होंगे। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज कंसिडर्ड एज द
फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज़ कॉल्ड एज द सार्कोमियर। अब जो हिस्सा दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट होगा तो उसको मसल के कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट कंसिडर करते हैं, और वो कौन सा हिस्सा है? सार्कोमियर। इन अ रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट partially overlap the free ends of the thick filament, leaving the central part of the thick filament. So this central part of the thick filament, not overlapped by the thin filament, is called as the edge zone. यहाँ पे एज जोन बताया गया है कि जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिलैक्स है, तो जो एक्टिन फिलामेंट्स है तो वो पार्शियली ओवरलैप करेंगे मायोसिन फिलामेंट को। यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है इस हिस्से में, लेकिन वो पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एज जोन। अभी कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बोथ इन नीट और सीईटी में भी पूछे जाते हैं। देयर आर 639 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो कुल मिला के इंसान की बॉडी में 639 किस्म की मसल्स होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस इज़ द बिगेस्ट मसल। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, इसे हिप मसल भी कहते हैं, ये है जो कि हमारे बटकॉक्स में बैक साइड में प्रेजेंट होती है। स्टेपिडियस इज़ द स्मॉलेस्ट मसल प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। तो जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी मसल है तो हमारे कान के बीच में मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, जो कि स्टेपिडियस है। So stapedius is the smallest muscle, gluteus maximus is the largest muscle, and we have total 639 muscles in our body. अब हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के जो हमारी मसल्स के मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स है तो वो कैसे बने होते हैं। ईच थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 F फिलामेंट्स हेलिकली वुंडेड टू ईच अदर। Each F actin is a polymer of monomeric G और globular actin। तो अब जो थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन फिलामेंट है तो ये बना हुआ है F फिलामेंट से। अब ये जो F फिलामेंट है तो ये ग्लोबुलर यानी कि गोल गोल प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, जो कि G एक्टिन भी कहलाते हैं। ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है। सो देखिए ये F एक्टिन है, मतलब जो मोतियों की माला होती है तो दो लड़ों को हम एक दूसरे के ऊपर मोड़ देंगे तो उससे बनेगा एफ एक्टिन। लेकिन जो एक एक पर्टिकुलर मोती है तो ये क्या है? जी और ग्लोबुलर एक्टिन। 2 filaments of another protein, tropomyosin, also run close to the F actins throughout its length. So दो और फिलामेंट यानी कि दो और रस्सी जैसे स्ट्रक्चर प्रोटीन के इसके ऊपर जो एफ फिलामेंट है उसके ऊपर लिपटे हुए होंगे, उनका नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ये देखिए जो ये रस्सी जैसे स्ट्रक्चर एफ एक्टिन के ऊपर लिपटे हुए है, ये है ट्रोपोमायोसिन। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन troponin is also distributed at regular intervals on the tropomyosin. In the resting state, a subunit of troponin masks the active binding site for myosin on the actin filament. एक और एक किस्म के प्रोटीन जो है ट्रोपोनिन, जो कि 3 मॉलिक्यूल होते हैं जो मिलके ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि कुछ कुछ दूरी के फासले के ऊपर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लगे हुए होंगे। और इनका फंक्शन ये है कि जो मायोसिन फिलामेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एक्टिन फिलामेंट को चिपक जाता है, तो चिपकने वाली जो जगह होती है तो ये उसको ढक के रखते हैं, मतलब ये उसको चिपकने नहीं देते। कब? जब मसल रिलैक्स है। ये देखिए जो 3 प्रोटीन्स पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर लगे हुए हैं, ये है ट्रोपोनिन प्रोटीन के। सो अब हम देखेंगे कि जो हमारा मायोसिन है वो कैसे बना है। ईच मायोसिन और थिक फिलामेंट इज़ ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। तो जो हमारा मायोसिन है वो भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स के सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। मैनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन। तो वो जो छोटे छोटे प्रोटीन से मिलके बना हुआ है उनको हम क्या कहेंगे? मीरोमायोसिन।
मीरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। तो बहुत सारे मीरोमायोसिन बन के मिल के एक थिक फिलामेंट और एक मायोसिन बनाएंगे। ईच मीरोमायोसिन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, अ ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। तो अब जो हमारा मीरोमायोसिन है तो उसको हम स्ट्रक्चरली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड अनदर पार्ट टेल। तो द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन एंड द लैटर द लाइट मीरोमायोसिन। सो अब जो ये हमारा हेड और शॉर्ट आर्म है इनको साथ में मिलाकर हम क्या कहेंगे, हैवी मीरोमायोसिन, और जो टेल है उसको हम कहेंगे लाइट मीरोमायोसिन। ये देखिए ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म को हम और क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म यानी कि ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म कंस्टिट्यूट हैवी मीरोमायोसिन एंड टेल को हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन। तो ये जो क्रॉस आर्म होता है तो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म से मिलके बना होता है। द HMM और हैवी मीरोमायोसिन component, that is the head and the short arm, project outward at regular distance and at angle from each other from the surface of the polymerized myosin filament and is also known as the cross arm। मैंने जो बताया अभी cross arm। The globular head is an active ATPase। तो जो globular head है हमारा वो क्या होगा, active ATPase enzyme होगा and has a binding site for ATP and active site for actin। सो ये हमारा एक मीरोमायोसिन है जो कि बना हुआ है हेड, ये है शॉर्ट आर्म, ये है टेल। तो अब जो हेड और क्रॉस आर्म है इसको हम कहेंगे हैवी मीरोमायोसिन और जो हमारी टेल है इसको हम कहेंगे लाइट मीरोमायोसिन। तो ये जो हेड होता है ना तो इसके ऊपर दो साइड्स होती है, एक जो होती है तो ATP के बाइंडिंग के लिए होती है और एक दूसरी जो होती है तो वो एक्टिन के बाइंडिंग के लिए होती है। मतलब ATP यहाँ पे बाइंड होगा, इसको एनर्जी मिलेगी, फिर ये एक्टिन फिलामेंट से इस साइड से बाइंड होगा। तो इसके पास दो साइड्स है, एक एक्टिन के बाइंड करने के लिए और एक ATP यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के लिए बाइंड करने के लिए। अब देखिए हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है वो कैसे बना होता है। जो G एक्टिन है, ये गोल गोल ग्लोबुलर एक्टिन, वो मिलके बनाएंगी F एक्टिन। F एक्टिन की दो स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर वर्ल करेंगी, एक दूसरे को लपट लेंगी। फिर उसके बाद आएगा ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन की दो स्ट्रैंड उसके ऊपर लपट जाएंगी और फिर जगह जगह पे जहाँ पे हमारा हेड बाइंड होगा एक्टिन से तो वहाँ पे ट्रोपोनिन जो है तो बाइंड हो जाएगा रेस्टिंग स्टेट में। जब हेड बाइंड नहीं होगा तो जब क्या बाइंड होगा, एक्टिव साइड पे ट्रोपोनिन बाइंड होगा। लेट अस स्टार्ट नाउ द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। Mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory, which states that contraction of a muscle fiber take place by the sliding of the thin filament over the thick filament। तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है तो सबसे अच्छा बहुत सारी थेरीज इसके ऊपर दी गई है, तो जो सबसे बेस्ट थेरी है जो एक्सप्लेन करती है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी। अब ये थेरी कहती क्या है, ये इस थेरी का ये कहना है कि जो थिन फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट यानी मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। कैसे, आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़े, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बताना भूल गया था जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हमारा G एक्टिन है तो वो पॉलीमराइज होगा, यानी कि बहुत सारे G एक्टिन जुड़ेंगे और F एक्टिन बनाएंगे। तो G एक्टिन से F एक्टिन बनने के लिए मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव आयन्स ज़रूरी होते हैं। G एक्टिन के जुड़ने के लिए G एक्टिन होंगे, जब Mg आयन्स प्रेजेंट होंगे तभी वो जुड़ के F एक्टिन बनाएंगे। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS वाया मोटार न्यूरॉन। तो जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो कैसे होंगी, हमारे विल के अकॉर्डिंग। हमारे ब्रेन का जो CNS पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो मोटार न्यूरॉन्स के ज़रिए मसल को सिग्नल भेजेगा। अ मोटार न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट मोटार यूनिट। तो अब जो मोटार न्यूरॉन है जो कि ब्रेन से आएगा, ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे मसल तक आएगा और मसल को सिग्नल देगा कि भाई तुझे अब कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ये मोटार न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर जिससे वो
कनेक्टेड है, जिसको वो सिग्नल देगा कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये दोनों को मिलके क्या कहते हैं, मोटार यूनिट। यानी कि मोटार न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर जिससे वो कनेक्टेड है कंस्टिट्यूट मोटार यूनिट। द जंक्शन बिटवीन मोटार न्यूरॉन and the sarcolemma of the muscle fiber is called as the न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, जो हमारा मोटार न्यूरॉन ब्रेन से सिग्नल लेके आएगा तो उसकी जो सिनेप्टिक नॉब्स होंगे, उसकी जो एंडिंग होंगी, वो सार्कोलेमा यानी कि मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होंगी। तो ये सार्कोलेमा दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर एंड द मोटार न्यूरॉन दोनों मिलके जो बनाएंगे स्ट्रक्चर, उसको हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। A neural signal reaching this junction releases neurotransmitter acetylcholine। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोटार न्यूरॉन होता है तो उसका जो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, वो कौन सा होता है, वो होता है एसिटिलकोलाइन विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। तो अब होगा क्या, ब्रेन का जो CNS है वो सिग्नल देगा मोटार न्यूरॉन को थ्रू मोटार न्यूरॉन, वो जो सिग्नल है तो वो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। फिर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा जो कि है एसिटिलकोलाइन। अब एसिटिलकोलाइन क्या करेगा, एक एक्शन पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स का छोटा सा चार्ज, या हम सीधे सीधे कहें करंट, जनरेट करेगा सार्कोलेमा में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दिस स्प्रेड थ्रू आउट द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो अब होगा क्या, ये जो करंट छोटा सा माइक्रो एम्पियर में जनरेट हुआ है, मिली एम्पियर में जनरेट हुआ है, तो ये करंट सार्कोलेमा यानी कि जो मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर पूरा फैल जाएगा, और जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस जो होंगे वो सार्कोप्लाज्म या दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर में रिलीज़ होंगे। अब ये कैल्शियम आयन रिलीज़ कौन करेगा, ये कैल्शियम आयंस जो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे मसल फाइबर का क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम आयन विद द सब यूनिट ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द मायोसिन। तो हमने देखा था कि जो ट्रोपोनिन है तो वो जो हमारी एक्टिन फिलामेंट है तो उसके ऊपर जुड़ा होता है ताकि जो मायोसिन फिलामेंट है वो जुड़ ना सके, वो उसकी जो एक्टिव जुड़ने वाली साइट है उसको मास्क करके रखता है, ढक के रखता है। तो अब ये जो कैल्शियम आयन है वो क्या करेगा, ट्रोपोनिन के साथ रिएक्ट करेगा, ट्रोपोनिन को अटैच हो जाएगा और ट्रोपोनिन वहाँ से निकल जाएगा। तो जो एक्टिव साइट है मायोसिन की तो वो फिर अब एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ सकती है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलाइसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। तो अब क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ट्रोपोनिन था वो निकल गया, अब उसके पास जो साइट है वो खाली हो गई। तो अब जो हमने ये देखा था मीरोमायोसिन, तो मीरोमायोसिन के पास दो पार्ट्स थे, उसके हेड के पास दो पार्ट्स थे, एक बाइंडिंग साइट फॉर ATP, दूसरी बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन फिलामेंट। तो जो बाइंडिंग साइट फॉर ATP थी तो उससे एक ATP बाइंड होगा, ATP का हाइड्रोलाइज होगा इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इससे जो एनर्जी रिलीज होंगी तो उससे जो क्रॉस आर्म था, हेड प्लस क्रॉस आर्म, तो वो चार्ज हो जाएगा और ये एक्टिन की एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा। तो अब जो हमारा मायोसिन है वो एक्टिन से जुड़ गया है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज। दिस क्रॉस ब्रिज पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द A बैंड। अब ये जो हेड हमारा मायोसिन का एक्टिन के साथ जुड़ गया है वो एक्टिन को A बैंड की तरफ यानी कि अंदर की तरफ खींचेगा। द Z लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स। तो अब एक्टिन को Z लाइन जुड़ी हुई है तो Z लाइन भी एक्टिन फिलामेंट के साथ अंदर आती चली जाएंगी, देयर बाय कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। जिससे क्या होगा, जो हमारा यूनिट था कॉन्ट्रैक्शन का सार्कोमियर दो Z लाइन के बीच का, वो छोटा होता चला जाएगा, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इट इज़ क्लियर दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन I band get reduced whereas A band retain। तो ये हमको जब समझ में आएगा जब हम डायग्राम देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में हो क्या रहा है, एक
एटीपी आया, जो हेड था हमारा मायोसिन का, उसके साथ वो अटैच हुआ, एडीपी और पीआई के अंदर टूटा और इसको एनर्जी दे दी, ये चार्ज हो गया। अब जो हेड था मीरोमायोसिन का वो एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट थी उससे जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्या, जो मायोसिन का हमारा हेड था वो एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ यानी इस साइड खींचेगा, जिसकी वजह से जो हमारा सार्कोमियर था वो छोटा हो जाएगा। फिर ये खींचेगा, दोनों अंदर आ जाएंगे, मसल हमारी सार्कोमियर शॉर्ट होंगी यानी कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब वापस रिलैक्सेशन हो जाएगा, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वापस रिलैक्सेशन होगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि जो क्रॉस ब्रिज है वो टूटता नहीं। और ये क्रॉस ब्रिज कैसे टूटता हम देखेंगे। द मायोसिन रिलीज द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। तो अब जैसे ही मायोसिन हमारा एडीपी और पीआई को रिलीज़ कर देगा तो मसल वापस रिलैक्स स्टेट में चली जाएंगी। फिर एक न्यू एटीपी बाइंड होगा, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हो जाएगा। इसके बाद मसल वापस फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो यानी कि हमको मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए 2 एटीपी लगेंगे। पहला एटीपी तो हमको मायोसिन को एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करने के लिए लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। लेकिन रिलैक्सेशन होने के बाद भी जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन फिलामेंट से जुड़ा हुआ होगा तब तक, जब तक कि एक नया एटीपी आके एडीपी और पीआई में टूटता नहीं, उसको एनर्जी देता नहीं। जैसे ही वो एक नया एटीपी एडीपी और पीआई में टूटेगा उसको मायोसिन के हेड को एनर्जी देगा, मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट से अलग हो जाएगा। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन चालू हो जाएंगी। फिर ऐसे ही होता रहेगा, एटीपी आएगा, मायोसिन से जुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर दूसरा एटीपी आएगा, क्रॉस ब्रिज को तोड़ देगा। तो ये चलता रहेगा। तो दैट इज द मेकिंग एंड द ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज इज रिपीटेड causing further sliding. The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of the actin filament. So ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक? जब तक के जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकले थे वो कैल्शियम आयंस वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं जाते। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे ट्रोपोनिन वापस एक्टिन की जो एक्टिव बाइंडिंग साइट थी उसके ऊपर जुड़ जाएगा, जिससे जो उसकी बाइंडिंग साइट थी वो मास्क हो जाएंगी, ढक जाएंगी एक्टिन की बाइंडिंग साइट। तो जो मायोसिन है वो उसके ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा। दिस कॉजेस रिटर्न्स ऑफ द जेड लाइन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज रिलैक्सेशन। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन चला गया, मसल रिलैक्स हो जाएंगी, जेड लाइन वापस उसकी जगह पे पहुंच जाएंगी। इट इज़ नोन एज द रिलैक्सेशन। हम देखेंगे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो होता कैसे है। ये हमारा मायोसिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट और थिन फिलामेंट को अटैच होगा थ्रू दी हेड ऑफ दी मीरोमायोसिन। अभी इसको यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये क्या करेंगे, इसको एच जोन की तरफ पुल करेगा, एच जोन की तरफ पुल करेगा, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा सार्कोमियर है, सार्कोमियर क्या है, 2 जेड लाइन के बीच का हिस्सा, तो सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। उसी तरह से जो हमारा एच जोन है, एच जोन भी छोटा होगा। आई बैंड जो है, तो आई बैंड वो हिस्सा है जिसमें से एक्टिन फिलामेंट आएगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड भी छोटा होगा। लेकिन जो ए बैंड है तो उसकी लेंथ जितनी थी उतनी रहेंगी, क्योंकि ए बैंड क्या है, ए बैंड मायोसिन की लेंथ है। मायोसिन जितना लंबा होगा ए बैंड भी उतना ही लंबा होगा। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो गया है नीचे, मसल इज इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, एच जोन छोटा हो गया, आई बैंड छोटा हो गया। लेकिन जो हमारा ए बैंड है वो पहले जितना था उतना ही रहेगा, और जो हमारा ये है सार्कोमियर है वो भी छोटा हो गया। अब ये है मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं है। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स है तो वो मायोसिन को ओवरलैप करने के साथ साथ एक दूसरे को भी पार्शियली ओवरलैप करते हैं। इसमें एच जोन जो होता है हमारा वो ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से एच जोन ख़त्म हो जाता है, आई बैंड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। सिर्फ बचता क्या है,
ए बैंड एंड सार्कोमियर बचता है। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वरी इन डिफरेंट मसल्स। तो अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिएक्शन टाइम है मसल्स का, कि वो कितनी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कितनी जल्दी जल्दी रिलैक्स करेंगी, तो ये मसल टू मसल डिपेंड करता है। कोई बहुत फास्ट करेंगी मसल्स, कोई थोड़ा स्लो करेंगी। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द accumulation ऑफ द लैक्टिक एसिड ड्यू टू अनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फटीग। तो फटीग में होता क्या है, हमारी मसल्स जब थक जाती है, हम कहते हैं हमारे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो ये क्यों होता है? जब हम हमारे मसल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तब ऐसा होता है। तो इसमें होता क्या है, जो एटीपी हमें एटीपी की ज़रूरत होती है, जो कि मीरोमायोसिन के हेड को बाइंड होगा, जिससे कि मायोसिन और एक्टिन का अटैचमेंट होगा। तो वो एटीपी हमको मिलता कहाँ से है? दैट इज़ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, हमको एटीपी मिलेगा। लेकिन जब हम मसल को हमारी ओवर यूज़ करते हैं, तो जो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज होता है मसल्स में प्रेजेंट, तो उसका अनएरोबिकली ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ दी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जो बाय प्रोडक्ट बनता है एटीपी के साथ, वो है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जो वाइब्रेटर्स होते हैं, जो मसाजर होते हैं, वो हमारी मसल्स को हिलाते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड को हिलाने की वजह से वापस ब्लड वेसल्स के अंदर पोर करते हैं, ब्लड वेसल्स में डालते हैं, जिससे कि वो ब्लड में चला जाए और मसल से निकल जाए, तो हमारी मसल्स का दर्द कम हो जाता है। इसलिए जो मसाजर होते हैं उससे हमारे मसल्स का दर्द कम हो जाता है। मसल्स कंटेन्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड एज दी मायोग्लोबिन। तो जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, तो वैसे ही मसल्स के अंदर रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव्स रेडिश अपीयरेंस। सच मसल्स आर कॉल्ड एज द रेड फाइबर्स। These muscles also contains plenty of mitochondria which can utilize large amount of the oxygen stored in the form of ATP। तो मायोग्लोबिन कंटेंट कुछ मसल में बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। तो जनरली इसके अंदर एक आयरन होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें 4 आयरन होते हैं, लेकिन मायोग्लोबिन में सिर्फ एक आयरन होता है। तो इसकी वजह से इसका कलर भी रेडिश होता है। तो जो रेड मसल फाइबर्स होंगे तो उनके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो लाल नज़र आएंगे। सच मसल्स आर कॉल्ड एज दी रेड फाइबर्स एंड दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन्स प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट ऑफ दी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं एटीपी बनाने के लिए। दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एरोबिक मसल्स। तो अब इन मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, मायोग्लोबिन ज़्यादा है, यानी कि इनडायरेक्टली हम कहें तो ऑक्सीजन भी इनमें ज़्यादा स्टोर होगा, तो इनमें ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होंगी। तो हेंस दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी एरोबिक मसल्स। ऑन द अदर हैंड some of the muscles possess very less quantity of the myoglobin and therefore appear pale or whitish in color. These are the white fibers। तो अब कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जिसकी वजह से वो पेल वाइटिश कलर की, सफ़ेद सफ़ेद कलर की नज़र आती है, तो उनको हम क्या कहेंगे? वाइट फाइबर्स। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो फ्यू इन दैम बट अमाउंट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ हाई। दे डिपेंड ऑन अनएरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो भी बहुत कम होंगे, लेकिन इनकी एक ख़ास बात है कि इनके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम हाउस है ऑफ द मसल, जो कैल्शियम स्टोर करके रखता है मसल का, तो उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। और ये जो हमारी वाइट फाइबर्स है, तो ये अनएरोबिक प्रोसेस से एनर्जी यानी एटीपी यूटिलाइज करेंगे। रेड मसल फाइबर्स के अंदर क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होंगी, और जो हमारे वाइट मसल फाइबर्स है उसके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार रिकैप करेंगे। हमने सबसे पहले देखा कि जो मसल है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स होती है, और मसल्स का बेसिक यूनिट क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है मायोफाइब्रिल्स के, तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो है तो वो बने किस चीज़ के है,
उनका सब यूनिट क्या है, फिर वो एक दूसरे से मीरोमायोसिन जुड़े कैसे है, फिर हमने देखा कि मसल असल में कॉन्ट्रैक्ट होती कैसे है, एटीपी और कैल्शियम आयंस कितनी नेसेसरी है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। फिर हमने देखा कि जो लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी की कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्टेपिडस है, फिर टोटल कितनी मसल्स होती है, 693 मसल्स होती है हमारे बॉडी में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बोन्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।